नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साइकोलॉजी की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था बुद्धि के सिद्धांत। हम बहुत से बुद्धि के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो सिद्धांत है धारा प्रवाह का सिद्धांत। कौन सा है? धारा प्रवाह का सिद्धांत, धारा प्रवाह का सिद्धांत या फिर स्पर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत का क्या नाम है? धारा प्रवाह का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं? स्पर्श का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसका स्पर्श का सिद्धांत। इस सिद्धांत का एक नाम और है। कौन सा सिद्धांत है? धारा प्रवाह का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हमने क्या नाम दिया? स्पर्श का सिद्धांत। या फिर इस सिद्धांत को हम ये भी कह सकते हैं तरल ठोस सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तरल ठोस सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत था वो था धारा प्रवाह का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो दो अन्य नाम हैं वो है स्पर्श का सिद्धांत और तरल और ठोस का सिद्धांत। जो धारा प्रवाह का सिद्धांत था वो मनोवैज्ञानिक कैटल के द्वारा दिया गया था। मनोवैज्ञानिक कैटल के द्वारा। किसके द्वारा? धारा प्रवाह सिद्धांत या फिर स्पर्शता का सिद्धांत या तरल ठोस का सिद्धांत था जो मनोवैज्ञानिक कैटल के द्वारा दिया गया था। कैटल के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होते हैं। बुद्धि कितने प्रकार की? दो प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि दो प्रकार की होती है। कैटल ने बताया कि हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक बुद्धि तरल प्रकार की, एक बुद्धि ठोस प्रकार की। कैटल ने क्या कहा कि हमारे मस्तिष्क में केवल दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। कौन कौन सी? तरल और ठोस। दो बुद्धियां हो गई। पहली हमने ले ली तरल बुद्धि। कौन सी? तरल। और दूसरी जो हमने बुद्धि ली है वो है ठोस। कैटल के अनुसार दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। सबसे पहले हम तरल की बात करें तो ये क्या होती है? तरल जो बुद्धि होती है कैटल के अनुसार ये जन्मजात होती है। यानी बच्चे के जन्म के साथ उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तरल बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तरल बुद्धि। अगला जो बिंदु है इसमें, तरल बुद्धि का मतलब होता है तरल बुद्धि के अंदर हम ज्ञान का संचय करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान का संचय करते हैं। तरल बुद्धि जो होती है जो जन्मजात होती है, तरल बुद्धि के अंदर हम ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, यानी हम ज्ञान को जोड़ते जाते हैं। तरल जो बुद्धि होती है ये अभ्यास पर आधारित होती है। किस पर? अभ्यास पर आधारित होती है। यानी कि हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम ज्ञान का क्या करते जाएंगे? संचय करता जाएंगे। और जो तरल बुद्धि होती है इसका विकास किशोरावस्था तक होता है। कहां तक होता है? किशोरावस्था तक। तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था तक होता है। कैटल ने बताया कि तरल बुद्धि जन्मजात होती है, यानी बच्चा अपने जन्म के साथ लेकर उत्पन्न होता है। तरल बुद्धि के अंदर हम ज्ञान का संचय करते हैं, यानी ज्ञान का भंडार भरते हैं उसके अंदर। तरल बुद्धि अभ्यास पर, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्ञान हमारे अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। और ये तरल बुद्धि का जो विकास होता है वो कहां तक होता है? किशोरावस्था तक होता है। यानी बच्चे का 12-13 वर्ष से लेकर 16-17 वर्ष तक विकास होता है। किसका? तरल बुद्धि का जो विकास होता है किशोरावस्था तक होता है। ये तो थी तरल बुद्धि। अब यदि हम बात करें किसकी? ठोस बुद्धि की। जब तरल बुद्धि जन्मजात है तो ठोस बुद्धि कैसी होगी? जो ठोस बुद्धि है वो अर्जित बुद्धि होती है, यानी इसको हम अर्जित करते हैं। कैसी बुद्धि है ठोस बुद्धि? अर्जित बुद्धि है, यानी इसको हम अर्जित करते हैं उत्पन्न होने के बाद। जो ठोस बुद्धि होती है इसके अंदर जो हमारे अंदर ज्ञान का जो संचय है उसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमने ज्ञान या फिर नॉलेज इकट्ठा किया है संचय ज्ञान का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? संचय ज्ञान का उपयोग।
यानी कि जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया है उसका उपयोग हमें किस प्रकार करना है, कहां पर करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ किसके अंदर करते हैं, ठोस बुद्धि के अंदर करते हैं। ठोस बुद्धि होती है जो अनुभव पर आधारित होती है। किस पर? अनुभव पर। यानी कि जितना हमें अनुभव होगा ठोस बुद्धि उतनी ही हमारी मजबूत होगी। अनुभव पर आधारित होती है, यानी जितना हमारे पास एक्सपीरियंस होगा उसी के आधार पर हमारे अंदर जो ज्ञान का संचय है उसका कहां पर किस प्रकार और किस ज्ञान का उपयोग करना है वो इसके अंदर करेंगे। और जो ठोस बुद्धि का विकास होता है वो प्रौढ़ा अवस्था तक होता है। कहां तक? प्रौढ़ा अवस्था तक होता है। ठोस बुद्धि का विकास प्रौढ़ा अवस्था तक। कहने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति तब तक जिंदा रहता है, तब तक वो अनुभव को प्राप्त करता रहता है, यानी ठोस बुद्धि तब तक विकसित होती है। जितना अनुभव होगा हमारे अंदर बुद्धि उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर बुद्धि का विकास होगा, यानी प्रौढ़ा अवस्था तक विकास होता है। जो ये सिद्धांत था धारा प्रवाह का सिद्धांत, इसे हम स्पष्टता का सिद्धांत कहते हैं, इसे हम तरल या ठोस बुद्धि सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया था। कैटल ने यह माना कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, पहली तरल बुद्धि, दूसरी ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, इसके अंदर ज्ञान का संचय किया जाता है, यह अभ्यास पर आधारित होती है और तरल बुद्धि का विकास किशोरा अवस्था तक होता है। दूसरी जो बुद्धि पाई जाती है वो बुद्धि होती है ठोस बुद्धि, ये अर्जित बुद्धि होती है। इसके अंदर जो संचय यानी जो ज्ञान हम संचय करते हैं उसका उपयोग किया जाता है, यह अनुभव पर आधारित होती है और इसका विकास कहां तक होता है? प्रौढ़ावस्था तक, यानी हमारी मृत्यु तक इस ठोस बुद्धि का विकास होता है। ये था हमारे धारा प्रवाह का सिद्धांत। अब हम बुद्धि का आखिरी सिद्धांत पढ़ते हैं, पदानुक्रम का सिद्धांत, जो बुद्धि का आखिरी सिद्धांत है। कौन सा? पदानुक्रम का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है पदानुक्रम का सिद्धांत। पदानुक्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत को हम पिरामिड का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका सिद्धांत? पिरामिड का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी इस सिद्धांत के कितने नाम हो गए? दो नाम हो गए, पदानुक्रम का सिद्धांत या फिर पिरामिड का सिद्धांत। यह सिद्धांत बर्ट व फिलिप वर्मन ने दिया था। बर्ट व फिलिप वर्मन ने दिया था। यानी जो पदानुक्रम या पिरामिड का जो सिद्धांत होता है वो बर्ट और फिलिप वर्मन द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अंदर क्या माना गया कि हमारी बुद्धि के अंदर एक जी नाम का कारक पाया जाता है। किस नाम का? जी नाम का कारक पाया जाता है और इस कारक के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला जो प्रकार बताया गया उसे हम यांत्रिक या फिर इसी का दूसरा नाम होता है शारीरिक। यानी कि इस जी फैक्टर के दो भाग थे, पहला था यांत्रिक और शारीरिकी, और जो इसका दूसरा प्रकार था उसके अंदर जो इसको बताया गया शैक्षिक बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम बोला गया शाब्दिक, और इसी को एक नाम से और बोला गया वो था सांख्यिकी। कौन सा? सांख्यिकी। यानी दूसरे फैक्टर के तीन नाम हो गए, पहले के दो हो गए। बर्ट व फिलिप वर्मन ने क्या कहा कि हमारी बुद्धि के अंदर एक जी कारक पाया जाता है या प्रधान कारक, इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रधान कारक भी बोल सकते हैं। यानी एक प्रधान कारक होता है और उसके अंदर ये दो प्रकार के कारक और पाए जाते हैं, पहला यांत्रिक या शारीरिक। यांत्रिक तो क्या होगा? जो यंत्रों का कुशलता प्रयोग उपयोग कर सके, यानी कि औजारों का या यंत्रों का कुशलता पूर्वक उपयोग कर सके, वो लोग किसमें आएंगे? यांत्रिक बुद्धि में। इसमें कौन आएंगे? कारीगर, जैसे जो अपने सामान का या यंत्रों का अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है शारीरिक, जो लोग अपने शरीर का कुशलता प्रयोग उपयोग कर सकते हैं वो किसमें आएंगे? शारीरिक बुद्धि में आएंगे। कौन आ सकता है इसमें? जैसे डांसर, यानी जो डांसर अपने शरीर का अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा वो उतने ही अच्छी और एबिलिटी के साथ डांस करेगा। अब दूसरा जो कारक था उसमें हम शैक्षिक बोल सकते हैं। शैक्षिक का मतलब होता है जो सिद्धांतों पर आधारित हो, यानी सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित हो। सैद्धांतिक ज्ञान पर कौन चलता है? जैसे शिक्षक,
शिक्षक केवल अपने सिद्धांतों पर चलता है, नहीं उसके निश्चित गाइडलाइन होती है कि शिक्षक के ये कार्य होंगे, इस लिमिटेशन में शिक्षक को चलना होगा, तो शिक्षक उन्हीं सभी का अपने उपयोग को लेकर चलता है। दूसरा होता है शाब्दिक। क्या होता है? शाब्दिक। शाब्दिक के अंदर क्या आता है? जो लोग अपने शब्दों का या फिर बोलने में, यानी जो शब्द होते हैं उनका बोलने में या फिर कहीं पर प्रयोग करने में उसका कुशलता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, वो लोग किसमें आते हैं? शाब्दिक बुद्धि में। जैसे कौन आएंगे? कवि लोग। कवि सम्मेलन होते हैं तो वहां शब्दों का एक खेल होता है कि कितने कुशलता पूर्वक वो अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस सही जगह पर कर रहे हैं, वो सब लोग किसमें आएंगे? शाब्दिक में आएंगे। तीसरा होता है सांख्यिकी। जो लोग गणितीय गणनाओं को आसानी से कर सकें वो लोग किसमें आएंगे? सांख्यिकी। कौन आएगा सांख्यिकी में? गणितज्ञ लोग आएंगे। कौन आएगा? गणितज्ञ। कहने का मतलब पदानुक्रम का सिद्धांत था वो बर्टलेट फिलिप वर्मन ने दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने माना कि हमारी बुद्धि के अंदर एक प्रधान कारक पाया जाता है जिसको इन्होंने जी कारक नाम दिया। इसके इन्होंने दो भेद बताए, पहला यांत्रिक या शारीरिक। यांत्रिक का मतलब तो यंत्रों का कुशलता उपयोग कर सके, या फिर इसको एक नाम और दिया गया शारीरिक, यानी जो अपने शरीर का कुशलता उपयोग कर सके। और जो दूसरा कारक होता है वो उसमें नाम आया शैक्षिक, यानी जो सिद्धांतों के आधार पर हो, सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर हो, जैसे शिक्षक। अगला था शाब्दिक, जो शब्दों का कुशलता प्रयोग और सही समय के अनुसार कर सके, वो किसमें आएगा? शाब्दिक बुद्धि में। अगला था सांख्यिकी, यानी जो गणितीय गणनाओं को आसानी से कर सके, वो किसमें आएंगे? गणितज्ञ में आएंगे। ये था पदानुक्रम सिद्धांत। ये इसके दो प्रकार हो गए। बर्टलेट फिलिप वर्मन ने बताया कि हमारे अंदर दो प्रकार की योग्यताएं बुद्धि में पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सामान्य योग्यताएं। कौन सी? सामान्य योग्यता। पहली सामान्य योग्यता, जो सामान्य योग्यता होती है वो बुद्धि के ऊपरी भाग में, यानी मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसमें मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। जो सामान्य योग्यता होती है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है, और जो विशिष्ट योग्यता होती है, कौन सी? विशिष्ट योग्यता होती है वो हमारे बुद्धि के निचले भाग में पाई जाती है। जो विशिष्ट योग्यता होती है वो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के निचले भाग में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। ये दो प्रकार की योग्यताएं होती हैं। पहली सामान्य योग्यता बताएगी। सामान्य योग्यता हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में जो सभी में पाई जाती है, और किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशिष्ट योग्यता होती है, किसी विशेष क्षेत्र में वो परफेक्ट होता है, वो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के निचले भाग में। तो बुद्धि के सिद्धांत हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा, बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ी, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए। अब आते हैं, जैसे बुद्धि के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा, तो अब आता है बुद्धि परीक्षण, यानी बुद्धि का परीक्षण हम किस प्रकार करेंगे। तो हम आज परीक्षण के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या बुद्धि के परीक्षण, यानी बुद्धि के परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अब टॉपिक क्या शुरू होता है? बुद्धि के परीक्षण। तो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का प्रयास था, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयास किसने किया? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक लेविटर ने किया। किसने? लेविटर ने। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। बुद्धि के परीक्षण का सबसे पहला प्रयास विश्व में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक लेविटर ने किया था, और जो इन्होंने प्रयोग का आधार बनाया था वो आधार था शारीरिक आधार। कौन सा आधार था? शारीरिक आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक आधार पर इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था। यानी व्यक्ति के शरीर को देखकर उसको बुद्धि को आंका था। और ये हम भी जानते हैं, किसी के शरीर को देखकर हम बुद्धि का परीक्षण नहीं करते। इस कारण इस परीक्षण को अमान्य कर दिया गया। लेकिन
सबसे पहले परीक्षण किया गया था, इसलिए लेवेटर का नाम सबसे पहले आता है कि बुद्धि के मापने का जो सबसे पहले प्रयास था वो किसने किया था? लेवेटर ने किया था। और किसके आधार पर किया था? शारीरिक आधार पर। अब आता है कि बुद्धि का सबसे पहले सफल प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने किया था। बुद्धि का जो सबसे पहले सफल प्रयोग, बुद्धि का पहला सफल परीक्षण, कौन सा? पहला सफल परीक्षण फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने ने किया था। सफल परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बीने साहब ने किया था। किन्होंने किया था? बीने ने किया था। कब किया था? 1905 में। यानी बुद्धि का सबसे पहले जो परीक्षण किया था वो अल्फ्रेड बीने ने किया था। कब किया था? 1905 में। अल्फ्रेड बीने ने इसकी जो भाषा ली थी, यानी इस प्रयोग में जो भाषा उपयोग में ली थी वो ली थी फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा? फ्रेंच। और जो परीक्षण किया था उसमें इन्होंने 30 पदों का उपयोग किया था, यानी 30 पदों के आधार पर यह परीक्षण किया था। सबसे पहला सफल परीक्षण अल्फ्रेड बीने ने 1905 में किया था। भाषा फ्रेंच थी और इसमें पद कितने थे? 30 पद थे। फिर अल्फ्रेड बीने को इसमें लगा कि मुझे अपने इस परीक्षण में कुछ संशोधन करने हैं, तो सबसे पहले उन्होंने संशोधन किया 1908 में। पहला संशोधन कब किया? 1908 में। और दूसरा संशोधन उन्होंने किया 1911 में। यानी जो आखिरी संशोधन किया वो कब किया? 1911 में। और इसमें उन्होंने पदों की संख्या कर दी कितनी? 59। पदों की जो संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 59। यानी कि अल्फ्रेड बीने ने 1905 में जब बुद्धि का पहला सफल परीक्षण किया तब उन्होंने पद कितने उपयोग लिए थे? 30 पदों के आधार पर परीक्षण किया था। लेकिन 1911 में उन्होंने इसमें संशोधन करके पदों की संख्या कितनी कर दी? 59। इस प्रयोग में अगला जो संशोधन किया वो किया 1916 में, लेकिन वो बीने साहब ने नहीं किया। किन्होंने नहीं किया? बीने साहब ने नहीं किया। 1916 में इसमें अगला संशोधन किया गया टर्मन के द्वारा, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्य करते। कौन से में? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसमें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टर्मर द्वारा इसमें संशोधन किया गया। और कब किया गया? 1916 में। जो बीने का परीक्षण था, बीने मानकीकरण परीक्षण जिसे हम बोलते हैं, उस परीक्षण में 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टर्मर ने एक संशोधन किया और उसका नाम दिया, इस संशोधन का उसने नाम दिया, इसका नया सिद्धांत जो बन के आया उसको नाम दिया स्टैनफोर्ड बीने मानकीकृत परीक्षण। क्या नाम दिया? स्टैनफोर्ड बीने मानकीकृत परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने मानकीकृत परीक्षण, इस सिद्धांत को उन्होंने, इस बुद्धि परीक्षण को नाम दिया। यानी कि 1911 में जो बीने साहब का परीक्षण था उसको 1916 में संशोधन कर दिया गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक टर्मर के द्वारा, और उसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड बीने मानकीकृत परीक्षण। और इसमें पदों की संख्या कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। टर्मर साहब ने इसमें पदों की संख्या कितनी कर दी गई? 90। कहने का मतलब ये था बुद्धि के परीक्षण का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयास स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक लेवेटर ने किया। उनका जो आधार था वो शारीरिक आधार था। फिर उसके बाद बुद्धि का पहला सफल परीक्षण अल्फ्रेड बीने ने 1905 में किया। उन्होंने उसकी भाषा फ्रेंच ली और उसमें पदों की संख्या थी 30। उसके बाद उन्होंने उसमें पहला संशोधन 1908 और दूसरा संशोधन 1911 में किया और पदों की संख्या बढ़ाकर कर दी 59। कितनी कर दी? 59। उसके बाद इस परीक्षण में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक टर्मर ने 1916 में एक संशोधन किया और इस संशोधन के बाद इस परीक्षण का नाम दिया स्टैनफोर्ड बीने मानकीकृत परीक्षण, और इसमें पदों की संख्या कर दी कितनी? 90। अब हम कल के वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।